हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BWEE 6 ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एनालाइज द रोल ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें NDDB के काम, योगदान और इम्पोर्टेंस को एनालाइज करना है। आपको ये बताना है कि किस तरह से NDDB ने रूरल डेवलपमेंट और स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट में अपना रोल निभाया है। आंसर। इंट्रोडक्शन। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB का स्थापना 1965 में हुआ था, जिसका मेन उद्देश्य था डेयरी डेवलपमेंट को प्रमोट करना और रूरल प्रोड्यूसर्स को एम्पावर करना। NDDB ने अमूल मॉडल को पूरे देश में रेप्लिकेट करने का काम किया। ऑपरेशन फ्लड की सफलता के पीछे NDDB का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया। इस आंसर में हम NDDB के कंट्रीब्यूशंस को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. NDDB का बैकग्राउंड और विजन। NDDB का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया, जिन्हें व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक भी कहा जाता है। इसका विजन था रूरल फार्मर्स को, स्पेशली छोटे और मार्जिनल मिल्क प्रोड्यूसर्स को कोऑपरेटिव्स के जरिए सशक्त बनाना। NDDB के मुख्य उद्देश्य: दूध उत्पादन और प्रोडक्टिविटी में वृद्धि लाना, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों को फेयर प्राइस देना, सेल्फ सस्टेनिंग कोऑपरेटिव सिस्टम्स का विकास करना। 2. ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रेवोल्यूशन। 1970 में ऑपरेशन फ्लड NDDB के द्वारा लॉन्च किया गया। इसने पूरे देश में मिल्क ग्रिड बनाई, जिससे रूरल प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली अर्बन मार्केट से बीच के दलालों की जरूरत कम हो गई और फार्मर्स को सही दाम मिलने लगा। इम्पैक्ट। भारत दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया, रूरल इकोनॉमी में सुधार आया, डेयरी कोऑपरेटिव स्ट्रॉन्ग ग्रासरूट्स इंस्टीट्यूशंस बन गए। 3. महिला सशक्तिकरण में NDDB का योगदान। NDDB ने कई राज्यों जैसे गुजरात, बिहार, राजस्थान में वीमेन ओनली कोऑपरेटिव्स बनाए। इन विमेन को कैटल केयर, वेटरनरी हेल्प और कोऑपरेटिव मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई। केस एग्जाम्पल, गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में वीमेन लेड कोऑपरेटिव्स ने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी। महिलाओं की सोसाइटी में पोजीशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों बढ़े। 4. कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी सपोर्ट। NDDB ने एजुकेशन, ट्रेनिंग और वेटरनरी सर्विसेज को भी फोकस किया। फॉडर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एनिमल हेल्थ जैसे एरियाज में काम किया। मिल्क क्वालिटी एंश्योर करने के लिए मिल्क टेस्टिंग लैब्स बनाए गए। 5. सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट। NDDB ने एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस जैसे बायोगैस यूनिट्स, रिन्यूएबल एनर्जी यूज और वाटर एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया। SC/ST, ट्राइबल और लैंडलेस फार्मर्स को भी डेयरी डेवलपमेंट स्कीम्स में इंक्लूड किया गया। कंक्लूजन। NDDB ने न सिर्फ भारत को ग्लोबल डेयरी लीडर बनाया, बल्कि क्रोडॉन रूरल लोगों की जिंदगी में सुधार भी लाया। उसका कोऑपरेटिव मॉडल, टेक्नोलॉजी का उस और वीमेन एम्पावरमेंट पे फोकस उसकी सफलता के मेन पिलर्स है। NDDB एक डेयरी बोर्ड से बढ़कर रूरल विकास का कैटलिस्ट बन चुका है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट इज अ ग्रुप? एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप फॉर्मेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ग्रुप का मतलब समझाना है और ये बताना है कि कौन से फैक्टर्स या वजहें होती हैं जो किसी ग्रुप के बनने में मदद करती है, जैसे कि कॉमन गोल, दोस्ती, लोकेशन या सामाजिक जरूरत। आंसर। इंट्रोडक्शन। ग्रुप 2 या 2 से ज्यादा लोगों का ऐसा संगठन होता है जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कॉमन गोल शेयर करते हैं और अपने आप को ग्रुप का हिस्सा समझते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के ग्रुप होते हैं। ग्रुप बनने के पीछे कई साइकोलॉजिकल और सोशल वजहें होती है। इन्हें समझना एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है। मेन बॉडी। 1. ग्रुप की परिभाषा और उसकी विशेषताएं। ग्रुप का मतलब है ऐसे लोगों का समूह जो रेगुलर इंटरैक्ट करते हैं और जिनके बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। कुछ खास पहचान होती है ग्रुप की। रेगुलर इंटरैक्शन, कॉमन इंटरेस्ट या गोल, एक दूसरे के प्रति अवेयरनेस। रिलेशनशिप स्ट्रक्चर। ग्रुप 2 तरीके के होते हैं।
फॉर्मल ग्रुप जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया हो, जैसे प्रोजेक्ट टीम। इनफॉर्मल ग्रुप दोस्ती या इंटरेस्ट के बेस पर नेचुरल तरीके से बनने वाले ग्रुप। 2. ग्रुप बनाने वाले मुख्य कारण। चलिए समझते हैं कि कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो किसी ग्रुप के फॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं। ए. प्रॉक्सिमिटी या नजदीकी। जो लोग एक दूसरे के पास होते हैं उनका ग्रुप बनने का चांस ज्यादा होता है। उदाहरण, एक ही ऑफिस या डेस्क पे काम करने वाले लोग। बी. सेम इंटरेस्ट और वैल्यू सिस्टम। जिनके इंटरेस्ट या बिलीफ सिमिलर होते हैं वो आसानी से एक ग्रुप बना लेते हैं। एग्जाम्पल, एसएचजी में मोस्टली एक हाई इकोनॉमिक लेवल के महिलाएं होती है। सी. साइकोलॉजिकल और इमोशनल जरूरतें। हर इंसान को बिलोंगिंगनेस और सपोर्ट चाहिए होता है। मैस्लो के थियरी के हिसाब से भी सोशल नीड्स इंपॉर्टेंट होती है। डी. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं। ये टारगेट बेस्ड और स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ए. आर्थिक वजहें, इकोनॉमिक रीजंस। कई बार लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर करने के लिए ग्रुप बनाते हैं, जैसे माइक्रो क्रेडिट या कोऑपरेटिव ग्रुप्स। एफ. कल्चरल या सामाजिक कारण। सेम बैकग्राउंड, कल्चर या फेस्टिवल फॉलो करने वाले लोग अक्सर एक ग्रुप बना लेते हैं। 3. कुछ थियरीज जो ग्रुप फॉर्मेशन को समझाती है। प्रोपिंक्विटी थियरी। जो लोग एक दूसरे के पास होते हैं उनका ग्रुप बनाना कॉमन होता है। एक्सचेंज थियरी। लोग तभी ग्रुप बनाते हैं जब उन्हें किसी तरह का फायदा मिलता हो। बैलेंस थियरी। लोग ऐसे ग्रुप में कंफर्टेबल फील करते हैं जहां उनकी वैल्यूज मैच करती हो। 4. केस स्टडी। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजी। एसएचजी रूरल महिलाओं के छोटे ग्रुप होते हैं जहां वो मिलकर पैसे बचत और लैंडिंग करती है। फॉर्मेशन के रीजंस। इकोनॉमिक सपोर्ट, इमोशनल और सोशल बैकिंग, जेंडर बेस्ड यूनिटी, विलेज बेस्ड प्रॉक्सिमिटी। यह ग्रुप्स महिलाओं को फाइनेंशियल और डिसीजन मेकिंग में एम्पावर करते हैं। कंक्लूजन। अंत में, एक ग्रुप सिर्फ लोगों का एक झुंड नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड यूनिट होता है जो कई कारणों से बनता है। जब एक लीडर इन फैक्टर्स को समझता है, तभी वो ग्रुप को अच्छे से गाइड कर सकता है। चाहे गांव में हो या ऑफिस में, ग्रुप डायनामिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question 7. Discuss the various interventions to promote income and productivity of women's groups. Give suitable examples. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि महिला समूहों की आय और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन कौन सी इंटरवेंशंस या उपाय किए गए हैं। हमें एग्जाम्पल्स भी देने हैं जहां ये स्ट्रैटेजी सफल रही है। फोकस होना चाहिए प्रैक्टिकल एफर्ट्स और उनके असर पर। आंसर। इंट्रोडक्शन। महिला समूह, खासकर एसएचजी, सामाजिक और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन कई बार उन्हें इनकम और प्रोडक्टिविटी बनाए रखने में मुश्किल होती है। इसीलिए कुछ इंटरवेंशंस की जरूरत होती है, जैसे कि ट्रेनिंग, मार्केट एक्सेस या फाइनेंशियल सपोर्ट, जो इनके कौशल और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं। मेन बॉडी। 1. स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग। ट्रेनिंग के जरिए महिलाओं को नए काम जैसे सिलाई, हथकला, फूड प्रोसेसिंग या खेती के नए तरीके सिखाए जाते हैं। लीडरशिप, बजटिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स होती है। एग्जाम्पल, केरला का कुदुम्बश्री प्रोग्राम महिलाओं को व्यावसायिक ट्रेनिंग देता है। 2. फाइनेंशियल सपोर्ट और माइक्रो फाइनेंस। लो इंटरेस्ट लोन, रिवॉल्विंग फंड या माइक्रो क्रेडिट के जरिए महिलाएं अपना बिजनेस शुरू या एक्सपेंड करती है। सरकारी स्कीम्स जैसे एनआरएलएम के थ्रू एसएचजी को बैंक से लोन मिलता है। एग्जाम्पल, बिहार और झारखंड के एसएचजी ने एनआरएलएम से लोन लेकर डेयरी और पोल्ट्री जैसे काम शुरू किए हैं। 3. मार्केट लिंकेजेस और बिजनेस सपोर्ट। एसएचजी को लोकल या नेशनल बाजार से जोड़ने पर उनके प्रोडक्ट का दाम और बिक्री दोनों बढ़ते हैं। ट्रेड फेयर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आउटरीच बढ़ता है। एग्जाम्पल, महिला ए हाथ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनाया गया है। 4. टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के इंटरवेंशंस। नई टेक्नोलॉजी जैसे सोलर ड्रायर, इंप्रूव्ड टूल्स या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स प्रोडक्टिविटी को बढ़ते हैं। डिजिटल ट्रेनिंग से बुककीपिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग जैसे काम आसान हो जाते हैं। एग्जाम्पल, फूड प्रोसेसिंग में सोलर ड्रायर का यूज करने से शेल्फ लाइफ और क्वालिटी दोनों में सुधार आया है। 5. इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी सपोर्ट।
सरकारी स्कीम्स, एनजीओ सपोर्ट और कोऑपरेटिव्स मिलकर एक सपोर्टिव इकोसिस्टम बनाते हैं। जैसे मुद्रा योजना, DNRLM और स्टैंड अप इंडिया लंबी अवधि के सपोर्ट देते हैं। एनजीओएस कई बार महिला समूहों को गाइड करने का काम करते हैं। कंक्लूजन, महिला समूहों की इनकम और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंटरवेंशंस काफी जरूरी है। इनका असर सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी महिलाओं को मजबूत बनाता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच हाई लॉन्ग टर्म एम्पावरमेंट ले सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 8. Write short notes on any four of the following. A. Low productivity. B. Informal economy. C. 73rd Constitutional Amendment Act. D. Role of NGO. A. Capacity building. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 5 टॉपिक्स में से किसी भी 4 पर छोटी और क्लियर एक्सप्लेनेशन लिखनी है। हर टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप या वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को दिखाता है। हमें इनका मतलब, इंपॉर्टेंस और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। शॉर्ट नोट्स लिखने का पर्पस होता है किसी भी टॉपिक को छोटे और सिंपल तरीके से समझाना। यह क्वेश्चन चेक करता है कि आप इन बेसिक बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कितना अच्छे से समझते हो। हर कॉन्सेप्ट का अपना रोल है विमेन्स एम्पावरमेंट और रूरल डेवलपमेंट को समझने में। मेन बॉडी। ए. लो प्रोडक्टिविटी। डेफिनेशन। जब किसी भी इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट बहुत कम हो, उससे लो प्रोडक्टिविटी कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट। कई महिलाएं इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करती हैं जहां ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और कैपिटल की कमी होती है। इम्पैक्ट। इनकम कम होती है और उनका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अफेक्ट होता है। बी. इनफॉर्मल इकोनॉमी। डेफिनेशन। इनफॉर्मल इकोनॉमी में ऐसे काम आते हैं जो गवर्नमेंट के रूल्स के अंडर नहीं होते और जहां लीगल सिक्योरिटी नहीं होती। विमेन एंड इनफॉर्मल वर्क। बहुत सी महिलाएं डोमेस्टिक वर्क, फार्मिंग और स्मॉल बिजनेस जैसे एरियाज में काम करती है। चैलेंजेस। इस सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी और बेनिफिट्स नहीं मिलते। सी. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। डेफिनेशन। 1992 में पास हुआ ये एक्ट पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है। विमेन्स रिजर्वेशन। इसमें वीमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन का प्रोविजन है। इम्पैक्ट। इससे रूरल वीमेन को लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग का मौका मिला है। डी. रोल ऑफ एनजीओ। डेफिनेशन। एनजीओ वो संस्थाएं होती हैं जो प्रॉफिट के बिना सोशल वर्क करती है। सपोर्ट टू विमेन। एनजीओ एसएचजी बनाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और वीमेन की एजुकेशन और इनकम एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल। सेवा एक फेमस एनजीओ है जो सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन के राइट्स के लिए काम करता है। ए. कैपेसिटी बिल्डिंग। डेफिनेशन। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है स्किल्स, नॉलेज और कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना। वीमेन के लिए इंपॉर्टेंस। इसमें ट्रेनिंग, अवेयरनेस और स्किल डेवलपमेंट आता है। रिजल्ट। वीमेन में सेल्फ कॉन्फिडेंस और लीडरशिप एबिलिटी बढ़ती है। कंक्लूजन। ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक ब्रॉडर गोल, विमेन एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। इन्हें समझने से हमें समझ आता है कि क्या चैलेंजेस हैं और कैसे उन्हें ओवरकम किया जा सकता है। इनके थ्रू पॉलिसीज और लोकल लेवल चेंजेस को बेटर डिजाइन किया जा सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।